हाउ टू अप्रोच अ पेशेंट ऑफ हाइपोकेलेमिया। अब हाइपोकेलेमिया का कोई पेशेंट आया, हमने उसमें देख लिया कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं, लेकिन हर एक कॉजेज़ तक किस तरह से पहुंचा जाए, किस तरह तक उस आइडेंटिफाई करें और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करें। तो सबसे पहले अगर कोई भी पेशेंट हाइपोकेलेमिया का आता है, मीन्स दैट इज़ सीरम पोटेशियम लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट। तो ऐसे में क्या है, सबसे पहले हमें वी नीड टू रूल आउट शूडो हाइपोकेलेमिया। शूडो हाइपोकेलेमिया के हमने देखा कि ल्यूकेमिया नहीं होना चाहिए, टीएलसी काउंट सीवियरली रेज नहीं होने चाहिए, प्लस अदर कॉजेज ऑफ लो पोटेशियम नहीं होने चाहिए, जैसे ट्रांससेलुलर शिफ्ट नहीं होना चाहिए, लो इनटेक नहीं होना चाहिए, ऑफेंडिंग ड्रग्स नहीं होनी चाहिए, जो हमने पिछले वीडियो में देखा। जब ये सारी चीज़ हो गई तो ऐसे में हमें सबसे पहले देखना है कि पेशेंट को कोई लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी तो नहीं है। लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी हमने देखा क्या क्या हो सकता है, ईसीजी चेंजेस आ रहे हों, पाल्पिटेशन हो रहा हो, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा हो, या फिर पैरालिसिस हो रहा हो। अगर ऐसा कुछ भी है तो हमें सबसे पहले अर्जेंटली पेशेंट को ट्रीट करना है इंस्टेड ऑफ आइडेंटिफाइंग द कॉज। तो वो चीज़ हम देखेंगे सब्सिक्वेंट स्लाइड्स के अंदर कि किस तरह से हम ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज है, लाइक ईसीजी चेंजेस या पाल्पिटेशन या टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर या पैरालिसिस, ऐसे में फर्स्ट वी नीड टू ट्रीट इंस्टेड ऑफ आइडेंटिफाइंग द कॉज। अगर ये चीज़ मेरे पास नहीं मिलता है कि देर इज़ नो लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी, आई कैन प्रोसीड फर्दर, मेरे पास टाइम है, तो ऐसे में फर्स्ट वी नीड टू रूल आउट मैग्नीशियम लेवल्स। हम ऐसे पेशेंट का सीरम मैग्नीशियम कराएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर मान लीजिए मैग्नीशियम मेरी डेफिशिएंट आता है तो ऐसे में मैं कितना ही पोटेशियम का ट्रीट करता रहूँ, मैं ऊपर से पोटेशियम सप्लीमेंट करता रहूँगा और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से वो यूरिन के थ्रू सारा निकलता रहेगा। तो इट इज़ एडवाइजेबल टू डू मैग्नीशियम फर्स्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अदर आइडेंटिफाइबल कोज। तो ऐसे में हमें मैग्नीशियम सबसे पहले करा लेना चाहिए फर्स्ट। तो आप देखोगे अगर कहीं भी ट्रू हाइपोकेलीमिया है तो ऐसे में फर्स्ट टेस्ट टू बी डन इज मैग्नीशियम। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास मैग्नीशियम भी नॉर्मल आया, मैग्नीशियम भी अगर नॉर्मल आ गया, तो ऐसे में मैं फर्स्ट आई विल सी कि हमारे पास अब मुझे देखना है लॉसेस तो नहीं हो रहे हैं। लॉसेस मैंने कहाँ देखे थे, या तो मेरे पास जीआईटी लॉसेस हो सकते हैं, या मेरे पास क्यूटेनियस लॉसेस हो सकते हैं, या मेरे पास रीनल लॉसेस हो सकते हैं। तो ऐसे में मैं कराऊंगा पेशेंट का यूरिन पोटेशियम यूरिन क्रिएटिनिन रेशियो। यूरिन पोटेशियम यूरिन क्रिएटिनिन रेशियो क्या है? इट इज़ अ रेशियो ऑफ यूरिन पोटेशियम एंड यूरिन क्रिएटिनिन, कि इससे मेजर करते हैं हम यूरिन पोटेशियम कितना रिलीज हो रहा है। तो ऐसे में मैंने डायरेक्टली यूरिन पोटेशियम क्यों नहीं मेजर कर लिया, यूरिन क्रिएट क्यों कराया, यूरिन पोटेशियम बाई यूरिन क्रिएट क्यों कराया? क्योंकि ऐसे में पर क्रिएट पोटेशियम मुझे पता लग जाएगा, जिससे क्या होगा, लेट सपोज पेशेंट सीवियरली डिहाइड्रेटेड है, पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, हाइपोकेलीमिया किसी और वजह से है, लेकिन डिहाइड्रेशन की वजह से यूरिन के अंदर पोटेशियम कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, तो मेरे पास यूरिन पोटेशियम की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं मैं यूरिन पोटेशियम क्रिएट रेशियो कराऊंगा तो वो मेरे पास नॉर्मल आ जाएगा। तो ऐसे में कौन एडवांटेजेस हुआ? ऐसे में यूरिन पोटेशियम क्रिएट रेशियो एडवांटेजेस हुआ, क्योंकि यूरिन पोटेशियम ने तो ज़्यादा दिखाया हुआ है, मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा ट्रीटमेंट में, है ना। तो ऐसे में यूरिन पोटेशियम क्रिएट रेशियो हम कराएंगे। यूरिन पोटेशियम क्रिएट रेशियो शुड बी लेस देन 15। इफ लेस देन 15 इज देयर इट इज़ नॉर्मल, यानी मोर देन 15 नहीं है, यानी यूरिन पोटेशियम नॉर्मल है, यानी यूरिन लॉस नहीं है। अगर यूरिन के थ्रू लॉस नहीं हो रहा तो कहाँ से हो रहा है, हमने देखा था या तो जीआईटी के थ्रू हो रहा है या क्यूटेनियस लॉस हो रहा है। तो ऐसे में हम देखेंगे कि क्या जो पेशेंट को सिम्टम्स आए, जैसे पैरालिसिस का सिम्टम हो सकता है, ईसीजी चेंजेस हो सकते हैं, एरिथमिया हो सकता है, क्या इट अकर्स विद इन अ मैटर ऑफ आवर्स, एक घंटे के अंदर ही कुछ पेशेंट को आए, 1 घंटे में, 2 घंटे में, घंटे के अंदर ही पेशेंट को सिम्टम्स आए, या पहले से ही चल रहे हैं? अगर येस, तो ऐसे में हम चेक करेंगे क्या पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म के फीचर्स हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के फीचर्स क्या होते हैं? जैसे हमारे पास क्या पेशेंट को हीट इंटॉलरेंस है, पाल्पिटेशन है, स्वेटिंग है ना, वेट लॉस है, डायरिया है, क्या ये सारी चीज़ें हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की? इफ़ पेशेंट सेज येस, तो देयर आर चांसेस कि पेशेंट को थायरोटॉक्सिक हाइपोकेलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस हुआ है। ऐसे में क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, थायराइड हार्मोन हमारा जो एड्रीनर्जिक सिस्टम है उसको एक्साइट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। तो इससे हमारे बीटा 2 रिसेप्टर्स जो हैं ज़्यादा काम करेंगे, या बीटा 2 जो हमारा एड्रीनर्जिक सिस्टम है वो ज़्यादा काम करेगा, और बीटा 2 एगोनिज्म की वजह से मेरा ट्रांससेलुलर शिफ्ट होगा, पोटेशियम सारा ब्लड के से निकल के मेरा सेल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो उसकी वजह से मेरा सडनली हाइपोकेलीमिया हुआ। हाइपोकेलीमिया होने के बाद मेरे पेशेंट को ये सारे पैरालिटिक सिम्टम्स आए, तो यह थायरोटॉक्सिक हाइपोकेलेमिक
पीरियोडिक पैरालिसिस। अब ये चीज़ कब प्रेसिपिटेट होती है? ये प्रेसिपिटेट होती है मोस्टली आफ्टर, या तो मैं स्ट्रेनस एक्सरसाइज के बाद या फिर ओवर ईटिंग के बाद। तो जैसे खाने के बाद क्या होगा, मेरा इंसुलिन रिलीज होगा, तो इंसुलिन भी मेरा सेलुलर शिफ्ट कराएगा, प्लस साथ में थायराइड ने भी करा दिया। या स्ट्रेनस एक्सरसाइज के बाद, या किसी स्ट्रेस की वजह से, या अल्कोहल की वजह से, इन दोनों में क्या होगा, मेरा कॉर्टिसोल रिलीज होगा। कॉर्टिसोल भी सेम चीज़ कराता है, प्लस साथ में यूरिन पोटेशियम लॉस भी कराएगा, और साथ में थायराइड तो उसको ट्रांससेलुलर शिफ्ट करा ही रहा है। तो पेशेंट को सडनली पैरालिटिक सिम्टम्स आ गए या सडनली हाइपोकैलेमिया की वजह से सिम्टम्स आ गए, तो इट विल बी कंसिडर्ड थायरोटॉक्सिक हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस। दूसरा हम इस तरफ आएंगे, अगर मेरे पास क्लिनिकल साइन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं है। अगर क्लिनिकल साइन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं है तो हम यहाँ बोलेंगे फैमिलियल हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मेरा कैल्शियम चैनल डिफेक्ट होता है। जब कैल्शियम चैनल डिफेक्ट होगा तो उसके अंदर कैल्शियम मेरा जो मसल्स है उसके डिपोलराइजेशन में यूज़फुल होता है। तो जब कैल्शियम मसल डिपोलराइजेशन कराएगा, फिर उसके बाद जो रिपोलराइजेशन फेज है वो मेरा पोटेशियम कराएगा। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली क्या होना चाहिए कि मेरा कैल्शियम मसल के अंदर आएगा, वो मेरा डिपोलराइजेशन कराएगा, फिर मेरा पोटेशियम जो है वो बाहर मूव करेगा, जिसकी वजह से रिपोलराइजेशन होगा। यहाँ क्या है, मेरा परसिस्टेंट कैल्शियम लीक होए जा रहा है। जब परसिस्टेंट कैल्शियम लीक होता रहता है तो मसल जो है परसिस्टेंट या क्रॉनिक डिपोलराइजेशन के अंदर चली जाती है, और ऐसी कंडीशन के अंदर जो मेरा पोटेशियम है वो सेल के अंदर ड्रैग हो जाता है। सोडियम पोटेशियम ATPase चैनल जो है यहाँ पे एबनॉर्मल बिहेव करेंगे, जिसकी वजह से मेरा जो पोटेशियम है सेल के अंदर ड्रैग हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरे पास ट्रांस सेलुलर शिफ्ट होगा, उसकी वजह से हाइपोकैलेमिया होगा। ठीक है, अब ये मेरा हो गया इस तरफ वाला पार्ट। अब दूसरी तरफ का देखते हैं। ऐसे में फिर मैंने देखा क्या जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं वो विद इन आवर्स आए हैं क्या, तो वो भी नहीं। यानी पेशेंट को आवर्स के अंदर नहीं, डेज टू वीक्स में सिम्टम्स यानी पहले से ही चले जा रहे हैं। तो अब मेरे पास क्या दो चीज़ बचती हैं, या तो मेरे पास GI लॉस हो रहा है या फिर मेरे पास क्यूटेनियस लॉस हो रहा है। तो ऐसे के अंदर अब मैं पेशेंट का करूँगा ABG, है ना, एसिड बेस एनालिसिस करूँगा, आर्टीरियल ब्लड गैस लूँगा, और ऐसे के अंदर चेक करूँगा कि उसको पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, या उसको कोई नॉर्मल एसिड बेस है, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, या उसका मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। तो लेट सपोज पेशेंट को आता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस यानी pH कितना है उसका, pH इज लेस देन 7.35 प्लस उसका बाइकार्ब भी कम है। तो ऐसे में हमारे पास कॉज आएंगे डायरिया। डायरिया क्या करता है, डायरिया की वजह से मेरा पोटेशियम लॉस होगा, प्लस साथ में बाइकार्ब लॉस होगा। जब पोटेशियम और बाइकार्ब लॉस मेरा स्टूल के अंदर होगा तो ऐसे में मेरे पास हाइपोकैलेमिया प्लस साथ में एसिडोसिस, तो जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद हाइपोकैलेमिया पेशेंट को होगा। प्लस सेकेंड कॉज में क्या आएगा, मेरे पास आएगा लेग्जेटिव्स। लेग्जेटिव्स क्या है, वो भी मेरे पास यही इलेक्ट्रोलाइट्स बाइकार्ब लॉस कराएंगे, जिसकी वजह से मेरे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद हाइपोकैलेमिया। देन सेम इज विद विलस एडिनोमा, और यूज ऑफ एनी बाउल क्लिनजिंग एजेंट सेम लेग्जेटिव की तरह काम करेगा। देन नेक्स्ट इज एंट्रिक फिस्टुला। अगर मेरी एंट्रिक फिस्टुला कहीं पे क्रिएट हो गई है तो वो भी मेरे पास यही सेम बाइकार्ब लॉस प्लस पोटेशियम लॉस कराएगी, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद हाइपोकैलेमिया होगा। अब दूसरे पेशेंट में आते हैं, लेट सपोज उसका है नॉर्मल ABG। नॉर्मल ABG है तो यानी मेरा GIT लॉस नहीं है। ऐसे में मैं सोचूंगा या तो पेशेंट हैज़ डिक्रीज द ओरल इनटेक ऑफ पोटेशियम, और आइदर देर इज हैपनिंग इज क्यूटेनियस लॉस वाया विच पोटेशियम वी आर लूजिंग, ड्यू टू विच पेशेंट इज डेवलपिंग हाइपोकैलेमिया। फिर ये अदर लेस नोन मतलब रिलेटिवली लेस कॉमन कॉजेज में वही सेम लेग्जेटिव एब्यूज कैन प्रेजेंट लाइक दिस ऑल्सो, और विलस एडिनोमा और जियोफेजिया, ईटिंग क्ले। फिर दूसरा, अगर पेशेंट इज हैविंग मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्या है, पेशेंट का pH इज लेस देन 7.45 प्लस साथ में जो बाइकार्ब है SCO3 माइनस इट इज मोर देन 24। तो ऐसे पेशेंट को हम बोलेंगे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में फर्स्ट कॉमन कॉज आएगा इसके अंदर फॉर्मर डायरेटिक इंटेक। फॉर्मर डायरेटिक इंटेक या रिसेंट डायरेटिक यूज़। तो लेट सपोज पेशेंट ने थायाजाइड या लूप डायरेटिक ली थी। हमने पिछले वीडियो में देखा था अगर मेरा थायाजाइड या लूप डायरेटिक नहीं पेशेंट ने ली है तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरा सोडियम पोटेशियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो ज़्यादा सोडियम मेरा थिक असेंडिंग लिम्ब और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग डक्ट की तरफ आएगा। तो जब मेरा कलेक्टिंग डक्ट की तरफ ज़्यादा सोडियम आएगा तो ज़्यादा सोडियम मेरा इनेक चैनल्स के थ्रू
पी सेल्स के अंदर चला जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। तो जब सोडियम मेरा ज़्यादा पी सेल्स के अंदर चला गया तो एंड सोडियम डिलीवरी की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट हो गई, और नॉर्मल न्यूट्रल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से एक पॉजिटिव आयन बाहर आएगा, तो वो कौन आएगा? पोटेशियम। तो अगर मेरा एंड सोडियम डिलीवरी बढ़ जाए, ये बढ़ जाए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए पोटेशियम को भी एक्सक्रीशन बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ से मेरा पोटेशियम एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। प्लस डायरेटिक है, उसकी वजह से पॉलीयूरिया होगा तो किडनी का परफ्यूजन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरे पास रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा जो एल्डोस्टेरोन सिक्रीट कराएगा, जिसकी वजह से पोटेशियम फर्दर रिलीज होगा। अब क्या दिक्कत होगी? अगर किसी पेशेंट ने रिसेंटली डायरेटिक ली थी, लेट सपोज कि 24 आवर्स के अंदर उसने बंद की है, कल ही बंद करी है, तो उससे क्या होगा? मेरे पास ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ये तो ठीक हो जाएगा, ये वाला पार्ट, लेकिन पेशेंट स्टिल हैज़ हाइपोवॉलीमिया है, उसकी वजह से रास स्टिल एक्टिवेटेड है। जब रास मेरा एक्टिवेटेड है तो एल्डोस्टेरोन की वजह से स्टिल पेशेंट पोटेशियम सिक्रीट करता रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? मेरे पास हाइपोकैलेमिया। और हमने पीछे देखा था हाइपोकैलेमिया क्या करता है? मेरे पास हाइपोकैलेमिया करता है एल्कलोसिस। तो पेशेंट के अंदर क्या होगा? हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, अगर पेशेंट को फॉर्मरी डायरेटिक या रीसेंट डायरेटिक इनटेक की हिस्ट्री होगी। या दूसरा कॉजेज में और क्या आ सकते हैं? दूसरे कॉजेज में आ सकते हैं अगर यूज ऑफ कटायन एक्सचेंजर ड्यूरिंग सीकेडी, तो ये चीज़ है, वो कटायन जिसके अंदर पोटेशियम है उसको यूटिलाइज कर लेगा, तो जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। लेग्जेटिव एब्यूज़ भी वही है, अगर पेशेंट प्रोलॉन्ग लेग्जेटिव यूज़ करेगा तो ऐसे में पेशेंट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डिप्लेटेड स्टेट में चला जाएगा। वॉल्यूम डिप्लेटेड स्टेट होगी तो उसके अंदर रास एक्टिवेट होगा तो वो पोटेशियम का लॉस कराएगा। तो ये सारे मेरे बेसिक कॉजेज हो गए। अब इसके अंदर हमें क्या देखना है? ये तो मैंने देख लिए कि नॉन रीनल कॉजेज, यहाँ मेरे सारे नॉन रीनल कॉजेज आ गए। अब मुझे देखना है अगर मेरा रीनल कॉज है। रीनल कॉज मैं कब बोलूँगा? यहाँ पे मैंने यूरिन पोटेशियम क्रिएट रेशियो कराया एंड इट इज़ कमिंग मोर देन 15, यानी पोटेशियम जो भी एक्सक्रीट हो रहा है या पोटेशियम जहाँ भी लॉस हो रहा है इट इज़ कमिंग वाया किडनी। तो अब इसको देखते हैं कि अगर रीनल लॉस है तो किस तरह से अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे पेशेंट इज हैविंग हाइपोकैलेमिया यानी पोटेशियम इज लेस देन 3.5, हमने हाइपोमैग्नीसीमिया रूल आउट कर लिया है, हमने ट्रांससेलुलर शिफ्ट रूल आउट कर लिया है, हमने यहाँ तक कि पेशेंट का एक्स्ट्रा रीनल लॉस भी रूल आउट कर लिया है, हमने यूरिन पोटेशियम क्रिएट रेशियो कराया, इट इज़ कमिंग मोर देन 15, यानी रीनल लॉस हो रहा है। तो ऐसे में अगेन आई विल टेक द आर्टीरियल ब्लड गैस, एबीजी में कराऊंगा, और मुझे देखना है क्या पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, क्या पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस है, या उसका नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस है ना, कि कोई एबनॉर्मलिटी एबीजी के अंदर नहीं है। तो फर्स्ट विल गो विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि पेशेंट इज हैविंग आरटीए, ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं है, दिस इज रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, यानी रीनल के ट्यूब्यूल्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटी आ रही है जिससे या तो मेरा H+ का जो सिक्रीशन होना था यूरिन में वो नहीं हो पा रहा, या H+ का एब्जॉर्प्शन ब्लड के अंदर वो बढ़ गया है ना। तो इसकी वजह से मेरे पास जो एसिड है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा पुल्ड अप हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे पास एसिडोसिस डेवलप हो रहा है, एंड इट इज़ ड्यू टू रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, यानी किडनी के अंदर कुछ डिसफंक्शन है। तो इसके अंदर हमारे पास टोटल 3 तरह के एसिडोसिस होते हैं, 1, 2 और 4। जो इसके अंदर मेरा 1 है इसको बोलते हैं डिस्टल आरटीए। डिस्टल आरटीए 1 और 4 को हम बोलते हैं डिस्टल आरटीए। इसके अंदर जो हमारा अल्फा इंटरकेलेटेड सेल्स है जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसमें जो H+ K+ जो ATPase पंप होता है वो डिफेक्टिव होता है, प्लस जो 2 होता है इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल आरटीए। प्रॉक्सिमल आरटीए यहाँ मेरा ये PCT के ऊपर डिफेक्टिव रहता है, इसके अंदर PCT काम नहीं करती। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जब काम नहीं करेगी तो उसके अंदर मेरा जो एसिड बेस इरेगुलरिटी होगी जिसकी वजह से एसिडोसिस डेवलप होगा, उसको हम आरटीए बोलेंगे 2। तो इसमें हमें दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है ना। और 4 होता है, 4 हमारा हाइपरकेलीमिया करता है, तो 4 हमारा यहाँ सिग्निफिकेंट नहीं है। जब हम हाइपरकेलीमिया पार्ट देखेंगे तब हम रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4 देखेंगे। यहाँ हमारा जो सिग्निफिकेंट है वो है टाइप 1 टाइप 2। तो टाइप 1 टाइप 2 को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? यहाँ हम यूज़ करते हैं यूरिन अनायन गैप, है ना। यूरिन अनायन गैप, ये जब हम आरटी की वीडियो देखेंगे तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे यूरिन अनायन गैप। तो यूरिन अनायन गैप नॉर्मली हमारा नेगेटिव होता है, तो बस आपको ये देखना है अगर मेरे पास डिस्टल आरटीए हुआ तो यूरिन अनायन गैप विल बी पॉजिटिव, और अगर प्रॉक्सिमल आरटीए होगा तो यहाँ पे यूरिन अनायन गैप
विल बी नेगेटिव। बस अभी के लिए यही चीज़ याद रखना दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। बाकी जब रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में ये एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, दूसरा ये मैंने सबसे पहले देख लिया कि अगर रीनल लॉस में अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो इट इज़ रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। अगर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है तो आगे देखेंगे। अगर नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस है, नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस है तो इसके अंदर क्या होगा कि मेरे पास कहीं भी एसिड बेस के अंदर किडनी का एब्जॉर्प्शन में कहीं दिक्कत नहीं आ रही, मेरे पास यहाँ पे ट्यूबुलर दिक्कत है, यानी ट्यूब्यूल्स में कहीं ना कहीं दिक्कत है, जिसकी वजह से मेरा सोडियम पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन में दिक्कत है, लेकिन मेरा एसिड बेस नॉर्मल है। इसका मतलब कि जो मेरा H+ का जो एक्सचेंज हो रहा है वो मेरा नॉर्मल है। H+ और बाइकार्ब का जो एक्सचेंज है वो मेरा नॉर्मल है, लेकिन सोडियम पोटेशियम का एबनॉर्मल है। तो ऐसे के अंदर क्या क्या कॉजेज आते हैं? ऐसे के अंदर फर्स्ट कॉजेज पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डायलिसिस। पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डायलिसिस क्या है? लेट सपोज कि किसी पेशेंट को स्टोन है यूरेटर के अंदर, तो उसकी वजह से हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस है, बैक प्रेशर चेंजेस हो रहे हैं। तो ऐसे में हमारे ट्यूब्यूल्स, आपने देखा होगा कोई भी हम ऐसे रिलीज करवाते हैं सडनली तो पेशेंट को पॉलीयूरिया होता है इनिशियली, है ना, कि बहुत ज़्यादा यूरिन सिक्रीट करने लगता है। क्यों? क्योंकि ट्यूब्यूल्स काम नहीं कर रहे, ट्यूब्यूल्स एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे। जब ट्यूब्यूल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते तो ऐसे के अंदर मेरा सोडियम पोटेशियम लॉस होने लगता है, तो हाइपोकैलेमिया होगा। लेकिन जो एसिड रेगुलेशन है, जो मेरा H+ और बाइकार्ब का रीएब्जॉर्प्शन सिक्रीशन है वो एडिक्वेट हो रहा है। तो ऐसे के अंदर पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डायलिसिस में मेरे पास पोटेशियम तो कम होगा, लेकिन कोई एसिड बेस बैलेंस में इरेगुलरिटी नहीं आएगी। अगर कोई भी पेशेंट एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस का रिकवरी फेज में होता है, वो ट्यूबुलर जो डैमेज हुए थे वो रिकवरिंग फेज में है, लेकिन अभी एग्जैक्टली रिपेयर नहीं हुए हैं, तो ऐसे में जो सोडियम पोटेशियम बैलेंस है वो तो अभी रिकवर नहीं हो पाया है, लेकिन मेरे पास एसिड बेस नॉर्मल है, एसिड बेस बैलेंस नॉर्मल है। तो ऐसे में नॉर्मल अनायन गैप होगा, नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस रहेगा, लेकिन मेरे पास रीनल लॉस ऑफ पोटेशियम होता रहेगा। फिर मैग्नीशियम डिप्लीशन, ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया। मैग्नीशियम का काम है हमारा जो रोम के चैनल है, रोम के चैनल से मेरे पोटेशियम एक्सक्रीशन को रोकना। लेकिन अगर मैग्नीशियम नहीं है या कम है तो ऐसे में मेरा रोम के चैनल के थ्रू पोटेशियम लगातार निकलता रहेगा। तो डिस्पाइट करेक्टिंग द पोटेशियम हमारे पास फिर भी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से हाइपोकैलेमिया परसिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि मैं ऊपर से पोटेशियम करेक्ट करता जाऊंगा और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से रोम के चैनल्स के थ्रू मेरा पोटेशियम कंटिन्यूसली निकलता जाएगा। और ये कुछ ड्रग्स हैं जो नेफ्रोटॉक्सिक हैं, जिसकी वजह से मेरे पास ट्यूबुलर डैमेज होता है, जिसकी वजह से सेम चीज़ आती है। तो इसके अंदर पेनिसिलिन है, सिस्प्लेटिन है, अमाइनोग्लाइकोसाइड है, फॉस्कारनेट है। तो ये सारी ड्रग्स हैं जिसकी वजह से मेरे पास सेम यही चीज़ आ सकती है कि मेरे पास पोटेशियम कम है लेकिन एसिड बेस बैलेंस नॉर्मल है। तो यहाँ मैंने क्या देख लिया कि हाइपोकैलेमिया के रीनल कॉजेज देख लिए। रीनल कॉजेज में मैंने मेटाबॉलिक एसिडोसिस देख लिया, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस के कॉजेज देख लिए। अब देखना है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में हमारे पास चैनलोपैथीज आती हैं। तो अब ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखते हैं। अब तक हमने क्या देख लिया कि पेशेंट को हाइपोकैलेमिया है, पोटेशियम इज लेस देन 3.5। मैंने हाइपोमैग्नीसीमिया रूल आउट कर लिया है, मैंने ट्रांससेलुलर शिफ्ट के कॉजेज रूल आउट कर लिए हैं, मैंने ऑफेंडिंग ड्रग्स रूल आउट कर ली हैं, मैंने इसके अंदर जो ड्रग्स हैं विच आर कॉजिंग ट्रांससेलुलर शिफ्ट वो रूल आउट कर लिए हैं, है ना। तो फिर इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा रीनल लॉसेज रूल आउट कर लिए हैं वाया यूरिन पोटेशियम क्रिएट रेशियो। मेरा यूरिन पोटेशियम क्रिएट रेशियो मोर देन 15 आया है। मोर देन 15 के अंदर मैंने इसके अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस के थ्रू RTA रूल आउट कर लिया और नॉर्मल अनायन गैप के थ्रू अगर नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस है तो ऐसे मैंने पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डायलिसिस या ट्यूबुलर डैमेज को रूल आउट कर लिया है। अब मेरे पास मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, तो हम मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में क्या देखते हैं कि इज पेशेंट इज फ्लूइड रिस्पॉन्सिव और नॉट। फ्लूइड रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है? मैं पेशेंट में क्लोराइड लेवल्स मेजर करूंगा। क्लोराइड लेवल से क्या होगा, जैसे मेरे पास क्लोराइड और सोडियम और क्लोराइड दोनों एक्स्ट्रा सेलुलर हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एनाइंस हैं, बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर की वजह से क्या होगा, अगर कभी भी मेरे पास वॉल्यूम डिप्लीशन होगा यानी मेरे पास फ्लूइड कम होगा तो बॉडी क्या कोशिश करेगी, बॉडी कोशिश करेगी सोडियम और क्लोराइड को कंजर्व करने का वाया किडनी। तो जब सोडियम और क्लोराइड को कंजर्व करेगी तो उससे क्या होगा, उससे मेरा वाटर ड्रैग होगा ब्लड की तरफ, जिससे ब्लड के अंदर मेरे पास ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगी, जिससे बीपी मेंटेन होगा। तो मेरे पास अगर कहीं भी फ्लूइड कम होता जाएगा तो ऐसे में बॉडी सोडियम और क्लोराइड को एब्जॉर्ब करेगी, जिससे मेरी जो वॉल्यूम लॉस है उसको कंपेंसेट किया जा सके। तो ये चीज़ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में होती है। तो इसमें फ्लूइड रिस्पॉन्सिव देखने के लिए क्या चेक करूंगा मैं, यूरिन क्लोराइड। अगर मेरा यूरिन क्लोराइड जो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मल वैल्यू इज लेस देन 10।
अगर यूरिन क्लोराइड इज लेस देन 10, इसका मतलब किडनी मेरी नॉर्मल वाटर को कंजर्व करने की, क्लोराइड को कंजर्व करने की कोशिश कर रही है। क्लोराइड को कंजर्व करने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब कि मेरे पास वॉल्यूम डिप्लीशन है। वॉल्यूम डिप्लीशन है इसका मतलब कहीं से ना कहीं से मेरे पास वॉल्यूम लॉस हो रहा है, और वॉल्यूम लॉस हो रहा है तो उससे क्या होगा, रास एक्टिवेशन होगा। रास एक्टिवेशन की वजह से मेरे पास हाइपोकैलिमिया होगा। तो वॉल्यूम डिप्लीशन कहाँ कहाँ से हो सकता है, या तो वॉमिटिंग से हो सकता है, या रिकरेंट या परसिस्टेंट एनजी सक्शन से हो सकता है। तीसरा है मेरे पास पोस्ट हाइपरकैप्निक एल्कोलोसिस। अब ये चीज़ एक बार देखने की है, पोस्ट हाइपरकैप्निक एल्कोलोसिस क्या है। अगर आपने कभी भी आईसीयू या वार्ड के अंदर अपना पेशेंट देखा होगा तो हाइपरकैप्निया क्या रहता है, हाइपरकैप्निया है CO2 वैल्यू बढ़ गई, CO2 वैल्यू इज मोर देन 40, CO2 मोर देन 40। तो CO2 इटसेल्फ इज एसिडिक, तो यानी मेरे पेशेंट को क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है। अगर मेरे पास एसिड बढ़ गया ब्लड में तो मेरे पास किडनी का कंपेंसेशन क्या होगा, किडनी मेरे पास बाइकार बढ़ाएगी, बाइकार को कंपेंसेट करने, बाइकार बढ़ाएगी एसिड को कंपेंसेट करने के लिए, जिससे मेरा जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। अब लेट सपोज मैंने पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल दिया, ऐसे पेशेंट को, या कोई NIV सपोर्ट दे दिया, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन दे दिया, मैंने उसकी CO2 वॉश आउट कर दी। तो ऐसे में अब आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, ABG पढ़ते टाइम आपने देखा होगा कि जो हमारा रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन होता है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है विद इन 24 to 48 आवर्स में, लेकिन जो हमारा रीनल कंपेंसेशन होता है वो स्टार्ट होता है 5 to 6 डे पे। तो मैंने वेंटिलेटर से पेशेंट की 1 से 2 दिन के अंदर CO2 ठीक कर दी, लेकिन उसका बाइकार्ब अभी भी एब्जॉर्ब होता रहेगा, क्योंकि किडनी को 5 से 6 दिन लग जाते हैं कंपेंसेट करने के लिए। तो यहाँ पे किडनी अभी भी उसको एब्जॉर्ब करती रहेगी, जिसकी वजह से पेशेंट को एल्कोलोसिस हो जाएगा। पोस्ट हाइपरकैप्निक यानी CO2 बढ़ा था, CO2 बढ़ा था, उसके बाद एल्कोलोसिस डेवलप हुआ है। क्यों? क्योंकि रीनल कंपेंसेशन लेट है एज कंपेयर टू रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन। और फोर्थ कॉज आता है कंजेनाइटल क्लोराइड डायरिया, ऐसा डायरिया जिसमें क्लोराइड सिक्रीट होता जा रहा है, तो जिसकी वजह से क्लोराइड सिक्रीशन की वजह से एल्कोलोसिस हो रहा है ना। तो ये चीज़ हमारे पास कॉजेज आ गए जिसके अंदर लो यूरिनरी क्लोराइड है, यानी हमारे पास वॉल्यूम डिप्लीशन है। दूसरा आप देखते हैं, अगर हमारे पास हाई यूरिन क्लोराइड है, हाई यूरिन क्लोराइड मतलब मोर देन 20, ये मोर देन है ना, मोर देन 20। अगर मोर देन 20 इसका मतलब मेरे पास वॉल्यूम डिप्लीशन नहीं है, मेरे पास जो क्लोराइड, जो मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो रहा है वो हो ही इसलिए रहा है क्योंकि क्लोराइड मेरा यूरिन के थ्रू ज़्यादा बाहर निकल रहा है। तो ऐसे में मेरे को देखना है कि क्या पेशेंट का BP कैसा है, क्या पेशेंट नॉर्मोटेंसिव है या पेशेंट हाइपरटेंसिव है। अगर पेशेंट नॉर्मोटेंसिव है और यूरिन में से क्लोराइड निकल रहा है तो इसका मतलब या तो मैंने पेशेंट को डायरेटिक दी है, लेट सपोज मैंने या तो थायाजाइड दिया है, ल्यूब डायरेटिक दी है जिसकी वजह से NaCl चैनल ब्लॉक हुआ है, या फिर मेरा सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल ब्लॉक हुआ है जिसकी वजह से यूरिन क्लोराइड निकल रहा है, प्लस साथ में पोटेशियम भी निकल रहा है जिसकी वजह से हाइपोकैलिमिया हो रहा है, प्लस साथ में मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस यूरिन क्लोराइड लॉस की वजह से हो रहा है। दूसरा हो सकता है बार्टर सिंड्रोम, बार्टर हो सकता है या जिटलमैन हो सकता है। बार्टर क्या होता है, ये सेम लूप डायरेटिक की तरह मैंने सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल जो है वो किसी वजह से मेरा काम नहीं कर रहा। जब काम नहीं कर रहा तो लूप डायरेटिक की तरह काम करेगा, मेरा पोटेशियम लॉस भी हो रहा है, क्लोराइड लॉस भी हो रहा है। क्लोराइड लॉस की वजह से मेरे पास मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो गया और पोटेशियम लॉस की वजह से मेरे पास हाइपोकैलिमिया हो गया। दूसरा है मेरा जिटलमैन सिंड्रोम, जिटलमैन सिंड्रोम मेरा काम करेगा सेम एज थायाजाइड डायरेटिक, थायाजाइड डायरेटिक की तरह काम करेगा, मतलब सोडियम क्लोराइड जो चैनल है मेरा DCT पे वो काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मेरा क्लोराइड लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस है, और मेरे पास पोटेशियम लॉस हो रहा है जिसकी वजह से मेरे पास हाइपोकैलिमिया है। ठीक है, अब ये चीज़ आप बोलोगे कि क्लोराइड ने मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस कैसे कराया, क्लोराइड लॉस ने मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस कैसे कराया। लेट सपोज मेरा क्लोराइड किसी भी वजह से लॉस हो रहा है, लेट सपोज कुड बी वॉमिटिंग, कुड बी पोस्ट हाइपरकैप्निक एल्कोलोसिस, कुड बी डायरेटिक, कुड बी जिटलमैन, कुड बी बार्टर, किसी भी वजह से। तो मेरे पास अगर क्लोराइड ब्लड के अंदर कम हो गया, ब्लड के अंदर क्लोराइड कम हो गया, और ये सेल है मेरा, ये ब्लड है, तो मैंने ये बताया था मुझे इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। तो मेरे पास अगर क्लोराइड कम है तो मुझे कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज आयन बढ़ाना पड़ेगा टू कंपेंसेट फॉर क्लोराइड। क्लोराइड को कंपेंसेट करने के लिए मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा, बाइकार्ब मेरा बढ़ जाएगा। जब मेरा बाइकार्ब बढ़ जाएगा क्लोराइड को कंपेंसेट करने की वजह से, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। और वो अगर फ्लूइड डेफिसिट की वजह से हुआ तो फ्लूइड डेफिसिट की वजह से मेरा रास भी एक्टिवेट होगा, रास भी एक्टिवेट होगा तो वो फर्दर पोटेशियम लॉस कराएगा, हाइपोकैलिमिया कराएगा।
है ना, ये चीज़ रहेगा इधर लो यूरिनरी क्लोराइड की तरफ, और अगर रास सिस्टम नहीं एक्टिवेटेड है तो वो आएगा मेरा इस तरफ। ठीक है, तो ये हमारा क्या देख लिया हमने, ये हमने देख लिया कि मेरे पेशेंट का हाइपोकेलीमिया है, रीनल लॉस है, प्लस साथ में उसको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। तो उसमें हमने देख लिया कि इट कुड बी ड्यू टू वॉल्यूम डिप्लीशन और इट कुड बी ड्यू टू यूरिन क्लोराइड लॉस। अब हमें देखना है अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है, यानी यहाँ पे हाइपरटेंशन है तो किस तरह से अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या रह गया, पेशेंट को हाइपोकेलीमिया है, हाइपोकेलीमिया मैंने ऑफेंडिंग ड्रग्स रूल आउट कर लिए हैं, मैंने उसका एक्स्ट्रा रीनल कॉजेज रूल आउट कर लिए हैं, मैं हूँ कि रीनल कॉजेज चल रहे हैं यानी यूरिन पोटेशियम क्रिएट रेशियो मोर देन 15 है, मैंने एबीजी किया तो पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में मैंने यूरिन क्लोराइड करवाया, यूरिन क्लोराइड इज मोर देन 20, यानी वॉल्यूम डिप्लीशन नहीं है, पेशेंट को ज़्यादा क्लोराइड जो निकल रहा है वो यूरिन के थ्रू निकल रहा है जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो रहा है, प्लस साथ में हाइपोकेलीमिया भी है। यहाँ मैंने उसका बीपी मेजर किया तो बीपी में उसका हाइपरटेंशन है। यहीं अगर हाइपोटेंशन होता तो मेरा जो ध्यान है वो चीज़ चली जाती जिटलमैन बार्टर और डायरेटिक्स पे। अब यहाँ हाइपरटेंशन क्यों हुआ, हाइपरटेंशन हुआ अगर मेरे पास एल्डोस्टेरॉन स्टिमुलेट होगा। एल्डोस्टेरॉन का मैकेनिज्म क्या है, रोल क्या है, वो सोडियम को कराता है ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब और पोटेशियम को एक्सक्रीट वाया यूरिन। जहाँ पे सोडियम बढ़ेगा वहाँ पे वो अपने साथ वाटर को ड्रैग करेगा। जब सोडियम और वाटर बढ़े ब्लड के अंदर तो इसकी वजह से बढ़ेगा मेरा ब्लड वॉल्यूम, इसकी वजह से मेरा बढ़ेगा कार्डियक आउटपुट, इसकी वजह से मेरा बढ़ेगा बीपी। तो यहाँ पे मेरे पास हाइपरटेंशन अगर किसी भी कारण से हो रहा है तो इसका मतलब या तो मेरा एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा काम कर रहा है या एल्डोस्टेरॉन को बढ़ाने वाला हार्मोन यानी रेनिन वो ज़्यादा बढ़ रहा है, वो ज़्यादा बन रहा है, या फिर कोई तीसरा ऐसा मॉलिक्यूल या प्रोटीन पेप्टाइड बन रहा है जो एल्डोस्टेरॉन के एनालॉग काम कर रहा है, प्लस उसका जो रिसेप्टर है उसको स्टिमुलेट कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। तो यहाँ पे रेनिन और एल्डोस्टेरॉन के लेवल्स चेक कराऊंगा। जैसे अगर मैं चेक कराऊँ यहाँ पे मेरे पास रेनिन भी ज़्यादा है, एल्डोस्टेरॉन भी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसा दिक्कत है जिसकी वजह से रेनिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और वो एक्सेसिव रेनिन स्टिमुलेट कर रहा है एल्डोस्टेरॉन को, और एल्डोस्टेरॉन मेरा बीपी को इंक्रीज कर रहा है और क्लोराइड की वजह से एल्कोलोसिस है और हाइपोकेलीमिया हो रहा है एल्डोस्टेरॉन की वजह से। तो इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरॉनिज्म, यानी एल्डोस्टेरॉन खुद से नहीं बढ़ा, कोई ऐसी दिक्कत हुई रेनिन के अंदर जिसने एल्डोस्टेरॉन को बढ़ा दिया। अब इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, कॉजेज में सबसे पहला मेरे पास आएगा मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन में क्या होगा, मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन में इस्केमिक चेंजेस होंगे किडनी के अंदर। जब इस्केमिक चेंजेस होंगे किडनी के अंदर तो उसकी वजह से होगा मेरे पास रास एक्टिवेशन, रास एक्टिवेशन होगा तो उसकी वजह से मेरे पास सिक्रीट होगा एल्डोस्टेरॉन, और एल्डोस्टेरॉन की वजह से ये हाइपोकेलीमिया, हाइपरटेंशन और क्लोराइड लॉस की वजह से एल्कोलोसिस। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा मेरे पास कॉज है रीनोवेस्कुलर हाइपरटेंशन। तो लेट सपोज इसके अंदर मेरे पास हो गया रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से किडनी का परफ्यूजन कम हो गया, किडनी के परफ्यूजन की वजह से रास स्टिमुलेशन, रास स्टिमुलेशन की वजह से एल्डोस्टेरॉन और उसकी वजह से फर्दर सेम चीज़। या ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई ट्यूमर हुआ और वो ट्यूमर है रेनिन सिक्रेटिंग ट्यूमर, ये ट्यूमर रेनिन को ज़्यादा सिक्रीट करेगा, रेनिन ज़्यादा सिक्रीट होगा तो एल्डोस्टेरॉन को स्टिमुलेट करेगा और वो सेम मैकेनिज्म करवाएगा। या तीसरा हो सकता है डायरेटिक थेरेपी फॉर हाइपरटेंशन, किसी पेशेंट को मैंने लेट सपोज कि या तो फ्यूरोसमाइड दे रखा है हाइपरटेंशन के लिए या फिर थायाजाइड दे रखा है हाइपरटेंशन ट्रीट करने के लिए, तो हाइपरटेंशन के लिए जब मैं डायरेटिक दूंगा तो उसके अंदर होगा मेरे पास वॉल्यूम डिप्लीशन। तो जब वॉल्यूम डिप्लीशन होगा तो उसकी वजह से वही किडनी का परफ्यूजन कम हो जाएगा, किडनी का परफ्यूजन कम होगा तो रास एक्टिवेशन और उसकी वजह से एल्डोस्टेरॉन प्रोडक्शन। तो ये सारे कॉजेज हो सकते हैं हाई रेनिन हाई एल्डोस्टेरॉन। अब ये चीज़ तो हो गए कॉजेज मेरे पास हाई रेनिन हाई एल्डोस्टेरॉन के। दूसरा मेरे पास हो सकता है लो रेनिन लो एल्डोस्टेरॉन, या फिर हो सकता है लो रेनिन हाई एल्डोस्टेरॉन। तो इसमें सबसे पहले कॉजेज देखते हैं लो रेनिन हाई एल्डोस्टेरॉन। लो रेनिन हाई एल्डोस्टेरॉन में क्या हो रहा है कि एल्डोस्टेरॉन खुद से ही ज़्यादा बने जा रहा है, एल्डोस्टेरॉन को बढ़ाने के लिए जो हार्मोन होता है रेनिन वो नहीं बढ़ रहा है, यानी एल्डोस्टेरॉन को पीछे से कहीं से कोई नहीं स्टिमुलेट कर रहा है बढ़ने के लिए, एल्डोस्टेरॉन खुद से ही बढ़े जा रहा है स्पॉन्टेनियसली। तो इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, इसके कॉजेज हो सकते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरॉनिज्म, यानी एल्डोस्टेरॉन खुद से ही बढ़े जा रहा है, कोई पीछे से उसको स्टिमुलेट नहीं कर रहा है। इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, हो सकता है एड्रीनल कार्सिनोमा हो, एड्रीनल कार्सिनोमा जो इसको एल्डोस्टेरॉन को प्रोड्यूस करवाया जा रहा है स्पॉन्टेनियसली बिना पीछे सिग्नल की वजह से। तीसरा है हमारे पास जीआरए,
GRA क्या होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रेमिडिएबल एल्डोस्टेरोनिज्म। अब देखो इसके अंदर नॉर्मली क्या होता है, जैसे मेरे पास पिट्यूटरी से ACTH सिक्रीट होता है ना, तो ACTH जाके काम करता है मेरा एड्रिनल पे और वहाँ से वो रिलीज़ कराता है मेरे पास कॉर्टिसोल। ये ACTH सिर्फ कॉर्टिसोल रिलीज़ कराता है, ये मेरा एल्डोस्टेरॉन रिलीज़ नहीं कराता। एल्डोस्टेरॉन पे ये काम नहीं करता, ये सिर्फ कॉर्टिसोल पे काम करता है ACTH। एल्डोस्टेरॉन पे काम करेगा मेरा रेनिन, है ना। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या हुई, यहाँ पे मेरे पास दिक्कत प्रोड्यूस हुई कि कुछ ऐसा एंजाइमेटिक दिक्कत हुई कि जिसकी वजह से ACTH जो आके एड्रिनल पे काम कर रहा है वो मेरा स्टिमुलेट करने लगेगा एल्डोस्टेरॉन भी। तो जैसे आपको पता है कि कॉर्टिसोल का रिदमिक रिलीज होता है, रिदमिक प्रोडक्शन होता है कि मॉर्निंग आवर्स में हमेशा प्रोड्यूस होगा। तो जब ACTH इंक्रीज होगा, रिदमिक मॉर्निंग के टाइम पे इंक्रीज होगा, तो कॉर्टिसोल को तो इंक्रीज करेगा ही, वो साथ में एल्डोस्टेरॉन को भी प्रोड्यूस करेगा। बॉडी में एल्डोस्टेरॉन निकालने की जरूरत नहीं है, कोई बॉडी वॉल्यूम डिप्लीटेड कंडीशन में नहीं है, रीनल परफ्यूजन कम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ACTH के अंदर एल्डोस्टेरॉन मेरा कंटिन्यूसली रिलीज होता रहेगा। तो मैं जब चेक कराऊंगा तो मेरा रेनिन नॉर्मल है, लेकिन एल्डोस्टेरॉन बढ़ गया। उस एल्डोस्टेरॉन बढ़ने की वजह से मेरे पास हाइपरटेंशन है, हाइपोकैलीमिया है, और इसी की वजह से क्लोराइड लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। तो ये हमारे कॉजेज हो गए लो रेनिन हाई एल्डोस्टेरॉन। अब इसके अंदर मेरे पास लास्ट बचता है लो रेनिन लो एल्डोस्टेरॉन। मतलब नाम मेरे पास रेनिन है जो मेरा एल्डोस्टेरॉन रिलीज कराए, और मैंने एल्डोस्टेरॉन चेक कराया तो मेरा एल्डोस्टेरॉन भी नॉर्मल है। यानी इसके मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई ऐसा कुछ अदर पेप्टाइड है या अदर कोई हार्मोन है जो एल्डोस्टेरॉन की तरह काम कर रहा है, एल्डोस्टेरॉन के रिसेप्टर पे काम कर रहा है, और मेरे पास एल्डोस्टेरॉन में रास सिस्टम के थ्रू यहाँ पे हाइपरटेंशन और हाइपोकैलेमिया करवा रहा है। तो ऐसा कौन होता है, ऐसे में मैं चेक करूंगा पेशेंट का सीरम कॉर्टिसोल लेवल्स, क्योंकि जो कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल के अंदर भी कुछ ना कुछ स्लाइटली लेस लेकिन मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी या एल्डोस्टेरॉन लाइक एक्टिविटी होती है। प्लस मेजरली इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा है, लेकिन स्लाइट अमाउंट में मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी भी है। तो अगर मेरा कॉर्टिसोल ज़्यादा अमाउंट में बढ़ा रहेगा तो स्लाइट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी ओवर प्रोलॉन्ग टाइम विल प्रोड्यूस सेम इफेक्ट एज ऑफ एल्डोस्टेरॉन। तो ऐसे में मैं कॉर्टिसोल चेक करूंगा। अब कॉर्टिसोल अगर मेरा ज़्यादा है तो यहाँ मेरे एंडोक्राइन कॉजेज आ जाएंगे कि कॉर्टिसोल कब बढ़ सकता है, या तो मेरे पास कुशिंग्स डिजीज हो, कुशिंग सिंड्रोम हो। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होगा कि मेरे पास कॉर्टिसोल बनता जाएगा एड्रिनल के थ्रू, या मेरे पास पिट्यूटरी ACTH ज़्यादा रिलीज हो रहा है। पिट्यूटरी ACTH या तो हो सकता है कार्सिनोमा में रिलीज हो कि पिट्यूटरी से ACTH निकले ही जा रहा है, निकले ही जा रहा है, तो जो उसकी वजह से कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा। कॉर्टिसोल मेरा मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन के थ्रू ये सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस कराएगा। या एक्टोपिक ACTH, जैसे अगर किसी को पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है, किसी को मेलिग्नेंसी है, कैंसर है, जैसे लंग कैंसर है, वो ACTH प्रोड्यूस कर रहा है, तो ACTH जब बनेगा एक्टोपिक ACTH, वो भी कॉर्टिसोल को बढ़ाएगा और कॉर्टिसोल मेरा सेम चीज़ करेगा। या पेशेंट एक्सोजीनस स्टेरॉइड्स पे है, अगर बाहर से कोई स्टेरॉइड लेगा तो वो भी जो एक्सोजीनस स्टेरॉइड है वो सेम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्लस मिनरलोकॉर्टिकॉइड दोनों एक्टिविटी उसके अंदर रहेंगी, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी उसकी हाइपरटेंशन कराएगी, हाइपोकैलीमिया कराएगी, और साथ में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कराएगी। दूसरा, अब हमारे पास अगर कॉर्टिसोल नॉर्मल आता है कि मेरे पास जो सीरम कॉर्टिसोल है नॉर्मल है, फिर भी उसके बाद भी मेरे पास एल्डोस्टेरॉन लाइक एक्टिविटी है, तो इसके अंदर मेरा फर्स्ट डायग्नोसिस जाएगा लिडल सिंड्रोम। लिडल सिंड्रोम में क्या होता है, मेरे पास गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है, स्टिमुलेशन गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ ईनेक चैनल्स। ईनेक चैनल मैंने देखा था, ये हमारे पास प्रिंसिपल सेल्स के ऊपर चैनल रहते हैं जो हमारे पास ट्यूबुलर ल्यूमन से सोडियम को अंदर एब्जॉर्ब करवाते हैं ब्लड की तरफ। तो जब मेरा गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगा, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम को अंदर लेगा, तो जब ज़्यादा सोडियम अंदर जाएगा, तो हमने देखा था जब मेरे पास चार्ज ज़्यादा अंदर चला गया तो मेरे ल्यूमन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट हो गई, लेकिन हर चीज़ को इलेक्ट्रो न्यूट्रल रहना पसंद है। तो जितना ज़्यादा सोडियम अंदर जाएगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट होगी ल्यूमन में, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट होगी वो उतना ज़्यादा यहाँ पे रोम के चैनल्स होते हैं, रोम के चैनल से पॉजिटिव आयन को बाहर मंगवाएगा। तो यहाँ से कौन सा आयन बाहर आएगा, यहाँ से मेरा पोटेशियम बाहर आएगा। तो जितना ज़्यादा मेरा सोडियम अंदर गया उतना ज़्यादा यहाँ नेगेटिविटी क्रिएट हुई, जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हुई उतना ज़्यादा पोटेशियम बाहर आया, तो जितना ज़्यादा पोटेशियम बाहर आया उतना ज़्यादा हाइपोकैलीमिया हुआ। तो और सोडियम जितना ज़्यादा अंदर ब्लड में गया उतना ज़्यादा सोडियम अंदर जाएगा तो वाटर को ड्रैग करेगा, उतना वो हाइपरटेंशन कराएगा। प्लस साथ में यहाँ पे अगर सोडियम ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया
तो मेरे पास सोडियम और क्लोराइड नॉर्मली साथ में अब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन यहाँ पे सोडियम को प्रेफरेंस मिली। तो जब सोडियम को प्रेफरेंस मिली तो एक्सेसिव जो क्लोराइड है वो सारा मेरा यूरिन में ट्रिकल डाउन हो गया। तो जब क्लोराइड यहाँ हो गया तो क्लोराइड ज़्यादा लॉस होने लगा, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गया। तो ऐसे पेशेंट में मेरे पास मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गया, यूरिन क्लोराइड बढ़ गया, हाइपरटेंशन हो गया और हाइपोकैलेमिया है। तो यहाँ मेरा लिडल सिंड्रोम होगा, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ ईनेक चैनल। तो यहाँ दूसरे कॉज में आएगा मेरे पास 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। इसको दूसरा नाम बोलते हैं एपेरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस। तो ये जो एपेरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस है ये मेरे पास लो सीरम कॉर्टिसोल की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है या नॉर्मल सीरम कॉर्टिसोल की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, 11 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी ये काम करता है। 11 हाइड्रोक्सिलेज ये मेरा जो कॉर्टिसोल है उसको ब्रेक डाउन करता है, कॉर्टिसोल को तोड़ता है। तो जब मेरे पास अगर 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की ही डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से मेरे पास कॉर्टिसोल का रोल ज़्यादा देर तक काम करेगा, है ना। कॉर्टिसोल बढ़ा नहीं है, कॉर्टिसोल का एक्शन प्रोलॉन्ग्ड हो गया क्योंकि वो डैमेज नहीं हो रहा है, मर नहीं रहा है, तो वो ज़्यादा लंबी देर तक काम करेगा। जब ज़्यादा लंबी देर तक काम करेगा तो एल्डोस्टेरोन की तरह काम करेगा और सेम चीज़ प्रोड्यूस करेगा। दूसरा लिकोराइस या कार्बेनॉक्सोल या गॉसिपॉल, ये भी तीनों ड्रग्स जो हैं ये तीनों इनहिबिट करती हैं 11 हाइड्रोक्सिलेज को, तो 11 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी की तरह प्रेजेंट करेगा। वहीं अगर मेरा सीरम कॉर्टिसोल कम हो जाए तो इसके अंदर सेम चीज़, या तो मेरा कॉर्टिसोल कम दिख सकता है 11 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। देखो नॉर्मली क्या होता है, मेरे पास इनिशियल प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कुछ प्रोसेस के थ्रू जा जाके लास्ट में फिर यहाँ से मेरा पास बनता है कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन प्लस एल्डोस्टेरॉन। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास लेट सपोज यहाँ पे 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो गई। ये चीज़ जब काम नहीं करेगा तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बनता है DOC नाम से। DOC क्या होता है, डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन, है ना, डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन। अब ये जब रोल रहेगा, इसके अंदर रोल रहता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट रहता है इसके अंदर। तो मेरे पास कॉर्टिसोल नहीं बना है, मेरे पास एल्डोस्टेरॉन भी नहीं बना है, लेकिन मेरे पास डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन है। और डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन के अंदर मेरे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी रहती है जो एल्डोस्टेरॉन की तरह काम करेगा और वो सेम सिम्टम्स मेरे प्रोड्यूस करेगा। तो ये मेरे पास ये चीज़ देखो बहुत बड़ी हो गई, है ना। देखने में ऐसा लग रहा है कि हाइपोकैलेमिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाइपोकैलेमिया जो हमने फर्स्ट स्लाइड देखी थी हाइपोकैलेमिया की, मोस्ट ऑफ द पेशेंट 90-95% पेशेंट वहीं पे सेटल हो जाते हैं। तो ये एक बार अप्रोच बेसिकली 2 से 3 बार देखना है, दोबारा से देखना है, ये बहुत ईजी है। किसी भी पेशेंट अगर हाइपोकैलेमिया में आएगा और आपके पास ये अप्रोच है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना। अगर आपके पास ये अप्रोच रहेगी तो हाइपोकैलेमिया का कोई भी पेशेंट आएगा तो आपको उसे अप्रोच करने में डर नहीं लगेगा जरा सा भी, है ना। तो हाइपोकैलेमिया को देख के घबराना नहीं है, डरना नहीं है, इट इज़ वेरी इजी। बस ये अप्रोच ध्यान रखना चाहिए। अप्रोच बड़ी है इस वजह से थोड़ा सा ये एक्सेस लगता है ना। तो इस अप्रोच को 1 से 2 बार, 2 से 3 बार ज़रूर देखें, और हो सकता है तो अगर अपने मोबाइल में भी सेव करके रखें स्क्रीनशॉट, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमने अप्रोच तो देख ली, अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट। तो अब हम फाइनल पार्ट को देख लेते हैं हाइपोकैलेमिया के अंदर विल सी ट्रीटमेंट, कि हम पेशेंट को देख तो लिया हमने किस तरह से अप्रोच किया, क्या करेंगे, लेकिन ट्रीट कैसे करेंगे। अब मेरे पास अगर कभी भी हाइपोकैलेमिया है, यानी सीरम पोटेशियम मेरे पास कम है, लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट से कम है, तो अगर पोटेशियम कम है मुझे पोटेशियम सप्लीमेंट करना है। तो पोटेशियम सप्लीमेंट में कैसे कर सकता हूँ, या तो मैं डाइटरी इंटेक दूँ, लेकिन डाइटरी इंटेक किस किस में रिच होता है, जैसे बनाना है, कोकोनट वाटर है ना, कैबेज है, इन सब के अंदर ज़्यादा रहता है। लेकिन क्या मैं डाइटरी इंटेक से बढ़ा सकता हूँ, या किसी में मुझे ओरल पोटेशियम देना है, IV पोटेशियम देना है, IV के इंडिकेशंस क्या हैं, तो वो चीज़ एक बार देख लेते हैं। तो मेरे पास अगर नॉर्मल जैसे हमने देखा था फर्स्ट स्लाइड के अंदर, टोटल बॉडी पोटेशियम कितना रहता है हमारे पास 50 मिली इक्विवेलेंट पर kg। तो जैसे अगर 60 kg का कोई पेशेंट है, 60 kg पेशेंट में टोटल पोटेशियम पूरी बॉडी में कितना हुआ, 60 × 50 दैट इज 3000 मिली इक्विवेलेंट। 3000 मिली इक्विवेलेंट से मेरे ब्लड के अंदर सिर्फ 3.5 to 5 है, यानी अराउंड 95 to 99% ऑफ पोटेशियम इज इंट्रासेलुलर। अब इसके अंदर कैलकुलेशन क्या होती है कि अगर मेरा 1 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम भी कम हुआ ब्लड के अंदर, यानी 3.5 से लेट सपोज 2.5 हुआ, तो अगर एवरी 1 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम कम होगा तो इसका मतलब है बॉडी के 10% रिडक्शन टोटल हो गया। तो 10% रिडक्शन ऑफ 3000,
10% रिडक्शन ऑफ 3000 कितना होता है 300। यानी अगर 1 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम कम हुआ ब्लड के अंदर तो इसका मतलब बॉडी से अराउंड 300 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम कम हो गया, है ना। तो अब मुझे ये चीज़ को सप्लीमेंट करना पड़ेगा, ये चीज़ देना रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं 300 मिली इक्विवेलेंट सीधा दे दूंगा, है ना। ऐसे में पेशेंट की मॉनिटरिंग करनी है। ऐसा ना हो कि हम हाइपरकैलीमिया कर दे, और हाइपरकैलीमिया इज़ फार मोर एंड मोर डेंजरस देन हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया चलेगा लेकिन हाइपरकैलीमिया नहीं होना चाहिए, है ना। वो पेशेंट को डेफिनेटली ले जाएगा। तो ऐसे में क्या है, अब मेरे पास दो रूट बचते हैं, या तो मैं ओरल या एंट्रल, यानी या तो अगर पेशेंट ओरली एक्सेप्टेबल है, ओरली ले सकता है, तो ये मेरे पास बेस्ट मेथड है। और अगर इससे नहीं ले सकता है तो पेरेंट्रल, लेट सपोज एनजी ट्यूब से देना, यानी देना मुझे जीआईटी के थ्रू ही है। क्योंकि मैं जीआईटी के थ्रू जब दूंगा ना तो बॉडी जितना रिक्वायर्ड है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, वो एक्यूट हाइपरकैलीमिया नहीं होने देगी। हाइपरकैलीमिया नहीं होगा क्योंकि बॉडी को अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके स्टोर्स फिल हो गए तो सबको गट के थ्रू रिलीज होने देगी। लेकिन वहीं अगर मैंने पेरेंट्रल यानी आईवी केसीएल दे दिया तो ऐसे में कोई मेरे पास चेक नहीं है, मैं उसको मान लो 300 मिली इक्विवेलेंट मैंने सीधा दे दिया, और सीधा 300 मिली इक्विवेलेंट देने के बाद पेशेंट को हाइपरकैलीमिया हो गया, एरिथमिया हो गया, फिर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेथ। तो ऐसे में पेरेंट्रल से ऑलवेज ओरल प्रिफर्ड है। लेकिन आईवी के भी कुछ इंडिकेशंस हैं, ऐसे इंडिकेशंस जहाँ पे सिर्फ आईवी ही देना है, वहाँ पे ओरल नहीं देना। अब हम पेरेंट्रल जो केसीएल देंगे, पेरेंट्रल केसीएल को हमेशा एनएस के अंदर डाइल्यूट करना है क्योंकि हाइपर ऑस्मोलर रहता है केसीएल, है ना। तो इसको पेरेंट्रल कैसे देंगे, पेरेंट्रल हमेशा एनएस के साथ इसको डाइल्यूट करेंगे, कभी भी इसमें डेक्सट्रोज नहीं ऐड करेंगे। क्यों डेक्सट्रोज ऐड नहीं करेंगे, अभी हमने जैसे पिछली स्लाइड्स में देखा था, जब भी हम डेक्सट्रोज देंगे, है ना, डेक्सट्रोज क्या करेगा, डेक्सट्रोज मेरा अंदर एक तरह से चीनी है, जब वो अंदर जाएगा तो इंसुलिन सिक्रीट कराएगा, और इंसुलिन क्या करवाएगा, मेरे पास ट्रांससेलुलर शिफ्ट, पोटेशियम को ब्लड से सबको सेल के अंदर शिफ्ट कर देगा। तो उल्टा जहाँ मेरे पास पोटेशियम मुझे बढ़ाना था वहाँ पोटेशियम और ट्रांससेलुलर शिफ्ट से कम हो गया। तो ऐसे में मुझे हमेशा जो एनएस है वो जो केसीएल के अंदर, केसीएल को एनएस के अंदर डाइल्यूट करना है इंस्टेड ऑफ डेक्सट्रोज कंटेनिंग सॉल्यूशंस। तो इसके अंदर इंडिकेशंस क्या है आईवी पोटेशियम देने के, आईवी पोटेशियम देने के इंडिकेशन हमने जैसे देखा था कॉजेस के अंदर, अगर कोई भी पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस के अंदर आ रहा है तो ही पोटेशियम का इंडिकेशन है, आईवी पोटेशियम का। तो इसके अंदर क्या था, सबसे पहले हमने देखा था अगर कोई भी पेशेंट पैरालिसिस में आ रहा है, पैरालिसिस एक इंडिकेशन था, हाइपोकैलेमिक पैरालिसिस, या कोई भी पेशेंट ईसीजी चेंजेस या फिर एरिथमिया के साथ आ रहा है, ईसीजी चेंजेस हो रहे हैं, एरिथमिया आ रहा है ना, तो ऐसे में होगा, पैरालिसिस में होगा। और क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं इसके अंदर देख लेते हैं। सबसे पहला पैरालिसिस हो गया, सीवियर हाइपोकैलेमिया रिक्वायरिंग अर्जेंट सर्जरी, कोई अर्जेंट सर्जरी है उसकी और उसका हाइपोकैलेमिया मुझे ठीक करना है, तो ऐसे में विल प्रिफर आईवी। किसी भी पेशेंट में कोई भी एरिथमिया आ रहा है, कोई ईसीजी चेंजेस है, तो ऐसे में ऑल्सो विल प्रिफर आईवी। देन सीवियर डायरिया यानी ऑन गोइंग पोटेशियम लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो अगर डायरिया में मैं ओरल दूंगा तो और ज़्यादा जीआई को इरिटेट करेगा और साथ में और ज़्यादा डायरिया को प्रोड्यूस कर देगा, प्रेसिपिटेट कर देगा, तो ऐसे में आई विल प्रिफर आईवी। या फिर सीवियर मायोपैथी हो रहा है या मसल नेक्रोसिस हो रहा है, तो मसल नेक्रोसिस मायोपैथी के अंदर भी मैं आईवी प्रिफर करूँगा। तो ये ही मेरे पास सिर्फ इंडिकेशंस आते हैं। एक और इसके अंदर इंडिकेशन आता है रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर जैसे हमने देखा था हमारे पास होता है टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, जिसके अंदर ऑक्सीजन कम होगी और CO2 बढ़ जाएगी। तो अगर कोई भी पेशेंट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहा है और दैट इज ड्यू टू पोटेशियम लॉस, हाइपोकैलेमिया, तो ये भी मेरे पास एक इंडिकेशन है आईवी पोटेशियम के। आईवी पोटेशियम के आपको 3 ही इंडिकेशन याद रखने हैं, पैरालिसिस, ईसीजी और तीसरा है मेरे पास रेस्पिरेटरी फेलियर। इन तीनों में से पेशेंट अगर किसी के साथ आ रहा है तो आईवी पोटेशियम, बाकी अदर पेशेंट्स में मैं सब में ओरल पोटेशियम या पेरेंट्रल एंट्रल पोटेशियम प्रीफर करूँगा क्योंकि वो हाइपरकैलेमिया को प्रिवेंट करेगा। अब आईवी थेरेपी अब मुझे देनी कैसे है ना। केसीएल की हमारे पास बॉटल आती है 10 ml की, 10 ml केसीएल रहता है, 10 ml केसीएल के अंदर 20 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम होता है। तो अगर मैं 2 बॉटल देता हूँ, 2 बॉटल दूंगा तो उसके अंदर मैं 2 बॉटल, इसके अंदर मेरे पास हो जाता है 40 मिली इक्विवेलेंट। अब मेरे पास 2 चीज़ रहती हैं, या तो मेरे पास है पेरिफेरल लाइन या मेरे पास है सेंट्रल लाइन। अगर मेरे पास पेरिफेरल लाइन है, पेरिफेरल वेन है यानी कैनुला है, तो पेरिफेरल कैनुला है या पिक लाइन है, तो ऐसे के अंदर आई विल नॉट एक्सीड मोर देन 40 मिली इक्विवेलेंट। मैं 24 आवर्स में उस लाइन के थ्रू 40 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा पेशेंट को नहीं दूंगा, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो टॉक्सिक, इट विल कॉज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, वेन नेक्रोसिस, है ना। तो ये चीज़ को मैं 40 मिली इक्विवेलेंट के ऊपर नहीं जाऊँगा। प्लस इसका रेट कितना रहेगा,
रेट ऑफ इन्फ्यूजन शुड बी लेस देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर आवर, 20 मिली इक्विवेलेंट पर आवर। तो जैसे मेरे को 24 आवर्स के अंदर 40 मिली इक्विवेलेंट देना है, तो इसको भी मैं ओवर 2 आवर्स दूंगा या 2 आवर्स से ज़्यादा, क्योंकि मैं 20 मिली इक्विवेलेंट के ऊपर नहीं जाऊंगा। अगर रैपिड इन्फ्यूजन चला गया तो ऐसे में मेरे पास थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, एरिथमिया के रिस्क हो सकते हैं ना, तो ये चीज़ रहेगा। वहीं अगर मेरे पास सेंट्रल लाइन है, अगर सेंट्रल लाइन है तो वो बड़ी है, तो ऐसे के अंदर वी कैन इंक्रीज द इन्फ्यूजन रेट, वी कैन इंक्रीज द अमाउंट। तो इसके अंदर अगर मेरे पास सेंट्रल लाइन है तो मैक्सिमम आई कैन गो इज 120 मिली इक्विवेलेंट पर डे, 120 मिली इक्विवेलेंट उससे दे सकता हूँ, प्लस रेट ऑफ इन्फ्यूजन वी कैन गिव अप टू 40 मिली इक्विवेलेंट पर आवर। यानी जो 120 मिली इक्विवेलेंट है उसको मैं 3 घंटे तक दे सकता हूँ। तो ये चीज़ हम दे सकते हैं ना। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि सेंट्रल लाइन के थ्रू हम 120 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा नहीं देंगे, प्लस साथ में 40 मिली इक्विवेलेंट पर आवर के ऊपर नहीं देंगे। ठीक है, ये चीज़ देख लिया। फिर एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है कि अगर कभी भी मैं हाइपोमैग्नीसीमिया, ये चीज़ मुझे हमेशा रूल आउट करनी है। जैसे हमने देखा था मैग्नीशियम जो है वो नॉर्मली इनहिबिट करता है रोम के चैनल्स को। जब मैग्नीशियम रोम के चैनल को इनहिबिट करेगा तो रोम के चैनल का नॉर्मल काम है पोटेशियम का एक्सक्रीशन। तो मैग्नीशियम अगर लेट सपोज कम है, हाइपोमैग्नीसीमिया है, मैग्नीशियम कम है तो ये इनहिबिशन नहीं होगा, इनहिबिशन नहीं होगा तो रोम के परसिस्टेंटली चलता रहेगा, काम करता रहेगा, पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ाता रहेगा। तो अगर कोई भी हाइपोकैलेमिया का पेशेंट है और उसको आप पोटेशियम का करेक्शन दिए जा रहे हो, वेदर आईवी वेदर ओरली, और पेशेंट का फिर भी पोटेशियम करेक्ट नहीं हो रहा, तो ऐसे में सबसे पहले कल्प्रिट होता है हमारे पास मैग्नीशियम, हाइपोमैग्नीसीमिया। और हाइपोमैग्नीसीमिया इज़ वेरी वेरी कॉमन इन इंडिया। तो ऐसे के अंदर हमें मैग्नीशियम सबसे पहले चेक करवाना है, क्योंकि हम ऊपर से पोटेशियम देते रहेंगे पेशेंट को और यूरिन के थ्रू पोटेशियम निकलता रहेगा। तो हाइपोमैग्नीसीमिया शुड बी रूल्ड आउट इफ पेशेंट इज हैविंग परसिस्टेंट हाइपोकैलेमिया डिस्पाइट गिविंग द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ करेक्शंस। तो अब इसके अंदर देखो ये चीज़ है, हमारे ब्रेनर के अंदर ना जो नेफ्रोलॉजी की बुक है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इफ़ पेशेंट इज हैविंग हाइपोकैलेमिया और एनी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस में हमने जैसे देखा था ईसीजी चेंजेस हुए, पैरालिसिस हुआ या रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ, तो ऐसे के अंदर हम 5 to 10 मिली इक्विवेलेंट ओवर 15 to 20 मिनट्स दे सकते हैं। लेकिन ये मोस्टली ना यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर मैं इतनी तेज़ इन्फ्यूजन दे दूंगा तो चांसेस है मैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कर दूंगा, चांसेस है मैं एरिथमिया कर सकता हूँ, पेशेंट की डेथ तक हो सकती है सडन चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। तो ये लिखा है लेकिन मोस्टली ये प्रैक्टिस नहीं किया जाता। जो हम देते हैं वो यही चीज़ है, अगर पेरिफेरल लाइन है तो 40 मिली इक्विवेलेंट मैं दूंगा और इन्फ्यूजन रेट लेस देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर आवर, और अगर सेंटर लाइन है तो मैक्सिमम आई कैन गिव इज 120 मिली इक्विवेलेंट पर डे और मैक्सिमम फ्लो रेट इसका 40 मिली इक्विवेलेंट पर आवर दूंगा। यानी मैं 120 मिली इक्विवेलेंट ओवर 3 आवर्स तक दे सकता हूँ उसको। ठीक है, तो ये चीज़ मैं रखूंगा, ये चीज़ मोस्टली फॉलो नहीं करना है। और ये सारे का कुछ इंडिकेशन है, ये सारा अप्रोच आपको पता लग गया किस तरह से अप्रोच करना है। अगर मेरे पास लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है तो मैं उस पेशेंट को अप्रोच करूंगा, किस तरह से हमारी जो अप्रोच थी उसमें फिट करेंगे, और वहाँ पे साथ में ओरल ही प्रिफर्ड करेंगे पेशेंट को करेक्ट करने के लिए हाइपोकैलेमिया, अगर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस नहीं है। अब ये लास्ट हमारे पास बचता है कि किस किस सॉल्यूशंस के अंदर, किस किस हमारे पास फ्लूइड के अंदर कितना पोटेशियम होता है। तो जो हमारा रिंगर लैक्टेट होता है, 1 बॉटल रिंगर लैक्टेट के अंदर मेरे पास 2 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम होता है। तो इसलिए रिंगर लैक्टेट कहाँ पे प्रिफर्ड नहीं है, अगर कोई भी पेशेंट हाइपोकैलेमिया का है, हाइपरकैलेमिया का कोई पेशेंट है या फिर कोई रीनल फेलियर का पेशेंट है गोइंग इनटू हाइपरकैलेमिया, ऐसे में रिंगर लैक्टेट इज नॉट एडवाइज्ड, क्योंकि इट कैन कॉज हाइपरकैलेमिया और विट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग। वहीं पे जो कैडलेक बॉटल रहते हैं, कैडलेक के अंदर मेरे पास 13.5 मिली इक्विवेलेंट है। 1 एम्प्यूल केसीएल जो कि 10 ml की रहती है उसके अंदर 10 मिली इक्विवेलेंट केसीएल है, नहीं 1 एम्प्यूल 10 ml के अंदर 20 मिली इक्विवेलेंट केसीएल है, 10 ml के अंदर 20 मिली इक्विवेलेंट है। फिर एक आती है मेरे पास केसीएल की टेबलेट्स आती है, केसीएल टेबलेट मेरे पास होती है 750 mg की, 750 mg केसीएल टेबलेट के अंदर मेरे पास 10 मिली इक्विवेलेंट केसीएल रहता है। फिर दूसरा मेरे पास सिरप्स आती हैं, जो सिरप होती है केसीएल सिरप अगर मैं 15 ml पेशेंट को दूंगा, 15 ml सिरप का मतलब है मेरे पास 20 मिली इक्विवेलेंट मैंने पेशेंट को दिया है, तो 15 ml इज इक्वल टू 20 मिली इक्विवेलेंट। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर हम ओरली दे रहे हैं तो ओरली में या तो मैं टैबलेट दे सकता हूँ 750 mg केसीएल टैबलेट दैट इज 10 मिली इक्विवेलेंट, या फिर केसीएल सिरप दे सकता हूँ, केसीएल सिरप में 15 ml ऑफ सिरप कंटेन्स 20 मिली इक्विवेलेंट ऑफ केसीएल। तो ये हमारा हाइपोकैलेमिया का ट्रीटमेंट है।
तो ये चीज़ को बहुत अच्छे से देखना है। मोस्टली इसके अंदर ट्रीटमेंट में कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, ना हमारे पास कॉजेज़ में कुछ डिफिकल्ट है। बस आपको ये जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं ये सब रूल आउट करना आना चाहिए, और फिर उसके बाद जब इमरजेंट कंडीशन रूल आउट हो गई तो उसके बाद हम पेशेंट को अप्रोच कैसे करेंगे, वो अप्रोच मोस्टली देखनी है। वो ही बड़ा है, वही चीज़ देखनी है, 2 से 3 बार ज़रूर देखनी है इसको, है ना, सिर्फ एक बारी में छोड़ना नहीं है। तो ये चीज़ जब अप्रोच देख लेंगे तो उसके बेसिस पे हम हाइपोकैलिमिया को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, और अंडरलाइन कॉज को भी ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारा हाइपोकैलिमिया था। अब हाइपोकैलिमिया में हमारा बस 2 ही टॉपिक बचते हैं, एक तो है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस और दूसरा है हमारा चैनलोपैथीज, जिसमें बार्टर, जिटरमैन और लिडल सिंड्रोम आते हैं। तो यही था आज के लिए हाइपोकैलिमिया में। तो अगली वीडियो में मिलेंगे हाइपरकैलिमिया के साथ। साइनिंग ऑफ, दिस इज डॉक्टर कुणाल चौहान। अगर कुछ भी इस वीडियो में दिक्कत लगती है या कुछ भी आपको डाउट रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना है, डेफिनेटली आपको आंसर देंगे, है ना। साइनिंग ऑफ, दिस इज डॉक्टर कुणाल चौहान, थैंक यू।